नमस्कार, मैं संतोष कुमार। मेरे इस यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं भारत के इकोनॉमी के बारे में कि आखिर भारत के अंदर जो आर्थिक स्थिति है वो किस तरीके का है। क्योंकि दोस्तों, पूरे विश्व में एक संकट सा छा गया है इकोनॉमिक्स को लेकर। तो आज हम चर्चा करेंगे कि क्या भारत के अंदर यदि आर्थिक मंदी आती है तो क्या हमारा देश उसके लिए तैयार है। जी हाँ दोस्तों, आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। दोस्तों, भारत के अंदर सत्ता संभालना अलग सी बात है, राज्यों पे कब्जा करना अलग सी बात है। आप चुनाव में भले ही कितने माहिर हों, आप चुनाव जीत जाते हैं, आप उसके अंदर बहुत ही जोरों के साथ किसी भी पार्टी को गिराने में सक्षम हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, आज जो असल मुद्दा है वो है इकोनॉमिक्स का, कि इस बढ़ती महंगाई के दौर में क्या हम इकोनॉमिक्स के लेकर आगे कुछ सोच है या नहीं है। इस पे आज हम चर्चा कर रहे हैं और चर्चा के दौरान कुछ ऐसे तथ्य आप लोगों के बारे में आप लोगों को बताऊंगा कि भारत इस इकोनॉमिक्स से बचने के लिए कहाँ तक तैयार है। जी हाँ दोस्तों, यदि बात करें महीने दर महीने की, जो भारत एक्सपोर्ट करता है, तो तकरीबन यदि मैं बात करूं पिछले महीने जून की, तो जो जून के महीने में भारत एक्सपोर्ट करता था वो तकरीबन 37.94 बिलियन डॉलर। यदि उसे रुपए में कन्वर्ट करें तो होता है 2,99,000 करोड़ का भारत एक्सपोर्ट करता है। और जो भारत इंपोर्ट करता है, यानी कि विदेशों से जो माल भारत के अंदर आता है, वो तकरीबन 63.84 मिलियन डॉलर। यदि उसे पैसों में कन्वर्ट करें तो तकरीबन 5,25,000 करोड़ हो रहा है। यानी कि भारत एक्सपोर्ट जितना कर रहा है, तकरीबन 2 लाख करोड़ का प्रत्येक महीने उसे घाटा हो रहा है। तो इस घाटे को आखिर भारत सरकार पूरा किस तरीके से करेगा। जी हाँ दोस्तों, एक अहम सवाल है कि भारत एक्सपोर्ट के लिए जाना जाता है। भारत से बहुत से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में एक्सपोर्ट होता है, लेकिन क्या कारण है कि भारत से जो प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट होते थे वो इस दौर में थम सा गया है, रुक सा गया है। क्योंकि यदि
लेखा की बात करें तो तकरीबन हर महीने जो 2 लाख करोड़ का घाटा भारत सरकार को हो रहा है, तो क्यों हो रहा है? यदि मैं बात करूं तो भारत इंजीनियरिंग की भारत इंजीनियरिंग गुड्स की जो करता था, उसकी कमी जो है 72,584 करोड़ बताया जा रहा है। और ड्रग्स के बात की जाए तो 16,000 करोड़ की कमी हुई है। वहीं पे टेक्सटाइल की बात की जाए तो 7,000 करोड़ की कमी हुई है। दोस्तों, आखिर ये जो कमी हो रही है, आखिर इसका कारण क्या है? क्या हम अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में अपने आप को खरे नहीं उतर रहे हैं? क्या दुनिया के मार्केट में हम नहीं टिक पा रहे हैं? एक मुद्दा है हमारे लिए, हमारी सरकार के लिए, कि आखिर जो इतना बड़ा एक्सपोर्ट हमारा देश करता था, आखिर ये थम सा क्यों गया है? जी हाँ दोस्तों, यदि हम बात करें कि हमारा देश श्रीलंका, अफ़गानिस्तान, म्यांमार, कहीं उन देशों की स्थिति में आकर खड़ा तो नहीं हो जाएगा? क्योंकि दोस्तों, श्रीलंका को सबने देखा है तबाह होते हुए। क्या हमारा देश उस स्थिति से निपटने के लिए तैयार है? दोस्तों, भारत के अंदर ये देखा जाए तो बैंकों का जो फ्रॉड होना है, कहीं न कहीं वो भी हमारे आर्थिक स्थिति को कमज़ोर किया है। यदि आंकड़ों के मुताबिक बात करें तो 2021-22 के फाइनेंशियल ईयर में जो पब्लिक सेक्टर से हमारे बैंकों को चूना लगाया गया, वो तकरीबन मैं आपको बताऊंगा कि DHFL ने 34,000 करोड़ का चूना लगाया था, और नीरव मोदी और मेहुल चोकसी ने 14,000 करोड़ का चूना लगाया था। और अगला व्यक्ति आता है एबेजी शिपयार्ड, ये अकेले 22,000 करोड़ का चूना लगाता है। दोस्तों, यदि बात करें सबसे ज़्यादा DHFL की, तो उसने भारत के सभी बैंकों से, ऐसा नहीं है कि 1-2 बैंकों से, भारत के अधिकांश बैंकों से, किसी से 500 तो किसी से 5,000 तो किसी से 2,000, किसी से 1,000, सभी बैंकों को चूना लगाया। दोस्तों, बात करें विदेशों के अंदर
जो हमारे देश के पूंजीपति जो यहाँ से काला धन ले जाकर के विदेश में जमा किए हैं, यदि उनकी बात की तो स्विस बैंक ने जो भारतीयों का पैसा जमा है, उसने बताया कि तकरीबन 30,500 करोड़ रुपए जमा है। दोस्तों, भारत के अंदर जितने भी बैंक हैं, उन बैंकों को चूना तो लगाया ही, चूना लगाने के साथ साथ विदेशों में जो पैसा इकट्ठा हो रहा है, तो क्या ये काला धन नहीं है? ये भी तो एक काला धन है। और इस काले धन को रोकने के लिए सरकार ने व्यवस्था तो की, लेकिन उनको रोकने में शायद सक्षम नहीं हुई। जी हाँ, मैं ज़रूर इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा कि जो मनी लॉन्ड्रिंग 2004 या 5 में बनाया गया, उसके तहत जो ईडी ने काम किया, यदि बात की जाए तो मनमोहन के सरकार में ईडी ने जो छापा मारा तकरीबन 112 जगहों पे, और वहीं यदि मोदी के राज्य की बात की जाए तो 2015 से 21 तक में तकरीबन 2,974 जगह छापे मारे। तो कहीं न कहीं जो ये रेशियो बढ़ा है, तो उसमें भी सरकार को कुछ फायदा हुआ होगा, क्योंकि हमारा देश अन्य देशों से कर्जा लेकर के कितने दिन तक चलेगा। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीजेपी सत्ता में आने के बाद कर्ज ले रही है, ऐसा नहीं है। इसके पिछले भी जो सरकार थी, कांग्रेस की बात करें तो उसने भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार से पैसा उठाती थी। और आज हम यदि लेखा की बात करें तो सन 2014 में 13-14 में जो विदेशी कर्ज था भारत के ऊपर, वो था तकरीबन 53,000 करोड़ का। और आज 14 से लेकर के 22 तक में जो विदेशी कर्ज है वो है 1,35,000 करोड़। और आने वाले फाइनेंशियल ईयर यानी कि 22-23 मार्च तक बता रहे हैं कि ये जो विदेशी कर्ज है वो तकरीबन 1,55,000 करोड़ के आसपास चला जाएगा। दोस्तों, क्या हम बाहर से पैसा लेकर के, कर्ज से पैसा लेकर के क्या अपने देश की स्थिति को सुधार सकते हैं? जी बिल्कुल नहीं। दोस्तों, बात करें कि भारत जो एक्सपोर्ट करने के मामले में जाना जाता है, लेकिन भारत का जो मूल बेस है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। बल्कि
जो विदेशों से इंपोर्ट होता है वो ज़्यादा हो रहा है। यदि बात करें पेट्रोलियम पदार्थ की, जो रसिया से भारत खरीदता है, जो 25 से 30% कम में खरीदता है, उसकी बात करें तो भारत पिछले जून में 98% का एक्सपोर्ट करता है। यानी कि जो हमारे देश के अंदर एक्सपोर्ट होता है, जो हमारे देश में जो प्रोडक्शन होता है, उसकी ना करके हम जो इंपोर्ट करते हैं उसको फिर भारत से एक्सपोर्ट करते हैं। सोचिए कि हमारे देश के अंदर जो प्रोडक्ट बनते हैं उनको न करके हम दूसरे देश से ला करके उसको करते हैं, तो कितने दिन तक उसको करेंगे? उससे कितना हमें प्रॉफिट होगा? आप इतने मशगूल हो गए हैं सत्ता पे कि किसी तरीके से छल बल दाम दंड भेद सब अपना करके, चाहे मीडिया लगाना पड़े, चाहे कुछ भी लगाना पड़े, सत्ता पे काबिज होना है। क्या सत्ता पे काबिज होना ही सब कुछ रह गया है? क्या सत्ता में आ जाने से जो भारत की अर्थव्यवस्था है ये ठीक हो जाएगी? जी नहीं दोस्तों, आने वाला जो समय है बहुत ही नाजुक स्थिति आने वाली है। मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग आने वाले समय को ध्यान में रखते हुए अपने अर्थव्यवस्था को मजबूत करें। जैसे कि किसी ने पैसा रखा है तो उसका यूज उचित जगह करें, बेवजह खर्च ना करें, क्योंकि दिन पे दिन ये जो महंगाई का रेशियो है वो बढ़ता चला जाएगा और आपको इस संकट से निपटने के लिए तैयार रहना होगा। क्योंकि दोस्तों आर्थिक मंदी सिर्फ भारत में ही नहीं पूरे विश्व में आनी तय है। दोस्तों इस वीडियो को बनाने का मेरा एक ही मकसद है कि आने वाले आर्थिक स्थिति के बारे में क्या हमारा देश सजग है कि नहीं है। दोस्तों इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद ये नहीं है कि किसी को ठेस पहुँचे। मैं चाहता हूँ कि हमारा देश, हमारी जो सरकार है, इस पर काम करे और अपने इस देश को इस संकट से बचाने के लिए कोई उपाय करे। दोस्तों हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताएं, और जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी को दबा दें। नमस्कार।